चंगेज़ खान आज तक का सबसे बेरहम और ख़तरनाक जंगजू था। एक ऐसा जालिम रहनुमा जिसके फ़ौज के नेज़ों से मासूम बच्चे और बुज़ुर्ग भी ना बच पाते। मंगोल दुनिया के सबसे कामयाब तरीन हमलावरों में से एक थे, जिनकी अपने वक्त में सबसे ज़्यादा ज़मीन पर हुकूमत हुआ करती थी। मशरक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक हर कौम और नस्ल के लोग खौफज़दा थे कि कहीं मंगोल उन पर हमला ना कर दें। सेंट्रल एशिया और चीन में चंगेज़ खान की हुकूमत थी। ये बहुत बड़ा इलाका था जो कि चंगेज़ खान से नहीं संभाला जा रहा था। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से बगावत हो जाती। अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक के साथ साथ आज के पाकिस्तान के कुछ इलाके भी चंगेज़ खान ने फतह कर लिए थे। वहीं आज के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में दिल्ली सल्तनत कायम थी, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत थी। चंगेज़ खान बढ़ती बगावतों की वजह से दिल्ली में नहीं आया, हालांकि दिल्ली और चंगेज़ खान अब पड़ोसी बन चुके थे। 1227 में चंगेज़ खान अपनी रियासत के मशरकी इलाकों में चला गया। मशरक में तंगोतू ने जब बगावत की तो चंगेज़ खान उसे कुचलने गया और वहीं उसे एक तीर लगा। बूढ़ा चंगेज़ खान, जो एक हमेशा की ज़िंदगी चाहता था, अब वो मारा जा चुका था। बादशाह इल्तुतमिश के हाथों में दिल्ली की एक मजबूत सल्तनत थी। वहीं दिल्ली के मगरिब और शुमाल में हर तरफ मंगोलों की हुकूमत थी। इन दोनों रियासतों के बीच सालों से खामोशी चल रही थी, लेकिन ये सब जानते थे कि ये खामोशी बहुत जल्द ही एक बहुत बड़े तूफान में बदल जाएगी। 1230 और 1240 के दौरान मंगोलों ने पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में जंगें छेड़ दी थी और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर घुसते चले आए। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने सियासी तरीकों और तहाइफ के रद्दोबदल से मंगोलों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से दोनों रियासतों में ताल्लुकात बेहतर हो गए। लेकिन ये भी ज़्यादा देर नहीं चल पाए। 41 में बहादुर तायर नामी मंगोल सिपा सालार आया, जिसने लाहौर को दिल्ली सल्तनत से छीन लिया और 45 में मुल्तान भी फतह कर लिया। 50 तक तकरीबन सारा पंजाब मंगोलों के कब्जे में आ चुका था। उस वक्त दिल्ली सल्तनत का बादशाह सुल्तान महमूद शाह था, जिसकी मौत के बाद गयासुद्दीन बलबन ने हुकूमत संभाली और मंगोलों को लेकर उनकी हिकमत अमली जारहाना थी। बलबन ने लाहौर और मुल्तान के साथ साथ आज के खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के कुछ इलाकों पर किले बना दिए। फिर इन किलों को अफगान फौजियों से भर दिया। मंगोल अपने जिन लोगों पर जुल्म करते तो वो पनाह लेने के लिए दिल्ली सल्तनत का रुख करते, जहां बलबन उन्हें खुशामदीद कहता और अपनी फौज का उन्हें हिस्सा बना देता। जिससे फ़ायदा ये हुआ कि ये लोग मंगोल थे और मंगोलों की फ़ौज और हिकमत अमली से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ थे। वक्त बदलता गया और हालात भी बदलते गए। मंगोलों को बरे सगीर और सेंट्रल एशिया में शिकस्तें हुई, जिसकी वजह से वो ये इलाके छोड़कर शुमाल की तरफ चले गए और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी साथ साथ बदलते रहे। 1296 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बने। उस वक्त मंगोल भी एक बार फिर बरे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज हो गए। अब उनका रुख एक बार फिर दिल्ली सल्तनत की तरफ था। मंगोल बिजली की तरह हमला करते, जानवरों की तरह इंसानों को चीर फाड़ देते। अपनी जालिमाना और वहशियाना हिकमत अमली से ये दुश्मन के हौसले पस्त कर देते थे। इसी हिकमत अमली से उन्होंने आधी दुनिया पर कब्जा जमा लिया था। जब दुनिया की बड़ी बड़ी एम्पायर्स ने मंगोलों के आगे घुटने टेक दिए, वहीं एक मर्द मुजाहिद आया जिसने मंगोलों की आंखों में आंखें डाली। ये मर्द मुजाहिद जफर खान था और जब मंगोलों के घोड़े पानी पीना छोड़ देते तो वो कहते कि जफर आ चुका है। जफर दिल्ली सल्तनत के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के सिपा सालार थे। आपका असली नाम हजाबुद्दीन था। जफर खान ने अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने में अहम किरदार अदा किया। जफर खान का अब पहली बार मंगोलों से सामना होने जा रहा था। 1298 में मंगोल बादशाह दुआ ने 1 लाख की फौज दिल्ली सल्तनत की तरफ भेज दी, जिसका सिपा सालार कीदर था। मंगोल दिल्ली सल्तनत में अपने अंदाज से दाखिल हुए। जो भी रास्ते में आता उसे काटते गए। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही हमले की खबर मिली, उसने अपने भाई और जफर के साथ अपनी फौज को भेज दिया। मंगोल समझ रहे थे कि शायद इतनी बड़ी फौज से वो किसी को भी शिकस्त दे देंगे, लेकिन आगे उन्हें जफर खान का सामना करना था। अलाउद्दीन के दूसरे फौजी जर्नैलों की तरह जफर खान भी शातिर दिमाग थे, बल्कि दूसरों से कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। जफर खान भी मंगोलों पर बिजली की तरह टूट पड़े और देखते ही देखते मंगोल ये जंग हार चुके थे। 20,000 मंगोल मारे गए और कुछ कैदी भी बने। मंगोलों का जासूसी निज़ाम बहुत अच्छा था। मंगोलों को खबर मिली कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी आधी फौज के साथ गुजरात में हैं, तो उन्होंने एक बार फिर हमला कर दिया। मंगोलों ने सिंध में हमला किया। इत्तफाकन उस वक्त सिंध में जफर खान चंद ही फौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ते के साथ मौजूद थे। जफर ना ही पीछे हटा और ना ही मजीद फौज का इंतजार किया। वो मुख्तसर फौज को साथ लेकर मंगोलों पर टूट पड़ा और एक बार फिर उन्हें शिकस्त दे दी।
लेकिन मंगोल भी बाज नहीं आने वाले थे। मंगोलों ने हमलों की हैट्रिक कर दी। मंगोल बादशाह कुतलुक ख्वाजा ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी फौज के साथ दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया। मंगोलों ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट लिया। अलाउद्दीन मंगोलों से बाखूबी वाकिफ थे। उन्होंने पहले ही अपने फौज के 3 टुकड़े कर दिए थे और हर एक टुकड़े में अलग-अलग सिपा सालार था। अलाउद्दीन के फौज के दाएं टुकड़े का सिपा सालार जफर खान था। अलाउद्दीन ने हुक्म दिया कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जफर खान से रहा नहीं गया और वो 1000 घुड़सवारों को लेकर मंगोलों पर टूट पड़ा। मंगोल फौज का वो टुकड़ा जो जफर खान के सामने था वो उस पर चढ़ दौड़े, लेकिन मंगोल पीछे हटते गए और बहुत दूर जाकर वो सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने जफर खान को चारों तरफ से घेर लिया। जफर ने जब मौत को सर पर देखा तो वो और उसके फौजी शहादत पाने के जोश में मंगोलों पर कहर बनकर टूट पड़े। जफर खान के 1000 घुड़सवारों ने 5000 मंगोल घुड़सवारों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं जफर खान के 800 घुड़सवार मारे गए और इस जंग में एक तीर ऐसा भी था जो जफर खान के सीने में जाकर लगा। लेकिन जफर खान के इस हमले में एक तीर ऐसा भी था जो कि मंगोलों के बादशाह यानी कुतलुक ख्वाजा को जाकर लगा। मंगोल अपने बादशाह को घायल देखकर डर के मारे पीछे की तरफ भागे और रास्ते में ही कुतलुक ख्वाजा की मौत हो गई। अलाउद्दीन को जफर की काबिलियत पर यकीन था। उन्हें पता था कि जफर शायद हार जाए, लेकिन ये मंगोलों की कमर भी तोड़ देगा। इसीलिए अब मजीद जाने ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। अलाउद्दीन अपनी फ़ौज के साथ खड़ा रहा। मंगोल भागते गए और जफर खान को शहादत नसीब हो गई। दिल्ली सल्तनत के मशहूर तारीखदान ज़ियाउद्दीन बरानी लिखते हैं, जब भी मंगोलों के घोड़े पानी पीने से मना करते तो मंगोल पूछते कि कहीं आसपास जफर तो नहीं है।